नमस्ते से नवस्ते मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। पहली बार आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य सहित भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक पोत 21 से 27 फरवरी तक विजाग में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन में भाग लेंगे। इसके बाद ये दोनों अन्य कार्यक्रम के लिए लक्षद्वीप भी जाएंगे। भारतीय वायुसेना का एक CS-47F चिनूक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से पंजाब के बरनाला क्षेत्र के आसपास एक खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में एक नोवल डिजाइन और हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत की गई है। चंद्रयान 4 चंद्रमा की सतह से मिट्टी वापस पृथ्वी पर लाएगा। यूक्रेनी सेना ने एक और Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया है। यूक्रेन ने कल भी ऐसे 2 विमान और एक Su-35 विमान को मार गिराया। 24 घंटे में 4 रूसी विमान गिराए जा चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट से दागी गई R-73 मिसाइल मिसफायर हो गई और ये अपने टारगेट से चूक गई। साथ ही तेजस के द्वारा जो बम भी गिराया गया था वो भी टारगेट को मिस कर गया। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक्सरसाइज वायु शक्ति को लेकर कई तरीके की गलतफहमियां सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तेजस फाइटर जेट से मिसाइल मिसफायर हुई है और जो लेजर गाइडेड बम भी गिराया गया था वो भी मिसफायर हुआ, यानी कि टारगेट से चूक गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और एक तरीके की अफवाह जो कुछ जयचंद जैसे लोग हैं वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैं आपको बताऊं कि तेजस ने जिस R-73E मिसाइल को दागा था वो एक ड्रोन के काफी करीबी से गुजरा था और पुराने प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के कारण ये चूक गया। लेकिन दोस्तों, ये अगर जेट आकार का होता तो लक्ष्य बिल्कुल पिन पॉइंट पर हिट हो जाता। इसके अलावा तेजस ने पुराने रूसी बम से जमीनी लक्ष्य पर जो बम गिराया था वो फटा नहीं। इसका कारण ये है कि ये पुराना स्टॉक हो सकता है या फिर ये ट्रिगर करने में विफल हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस और समर ADS के द्वारा जो R-73E मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसने अपना लक्ष्य प्रॉपर तरीके से भेदा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दुनिया की कोई भी मिसाइल बिल्कुल 100% सटीक और हर वक्त काम करने वाली नहीं होती है। हमारे पास अभी भी कई पुरानी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि लक्ष्य से चूकने वाली मिसाइलें हो सकती हैं, जो कि पुरानी हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास 2 से 3 दशक पुराना स्टॉक है। ऐसे में इसी तरीके की एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े स्टॉक को आसानी से हटाया नहीं जा सकता और यही वजह है कि दूसरे तरीकों से इसका इस्तेमाल किया गया। वहीं दोस्तों, कुछ जोकर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस की ये गलती है, वो अपने टारगेट को हिट कर नहीं पाया और बम भी सही तरीके से नहीं गिरा पाया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि लक्ष्य के टकराने के बाद बम फट गया, जिसने नकली C-2 उसे काफी नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि वायु शक्ति 2024 में तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया जो कि सफल रहा और गलत तरीके की सूचना वो लोग प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भारत की प्रगति से खुश नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन लोगों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के लिए अब CCS से जो मंजूरी है वो मिलना बाकी है और कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद यानी कि मई में इसके लिए क्लियरेंस मिल सकती है। यहाँ पर AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक और बात सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास अभी पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है इसके लिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका रिटर्न क्या होगा ये भी एक समस्या है और कई सारे जो स्टेक होल्डर है उसमें भी जटिलताएं आ रही है। ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय एक वैकल्पिक मॉडल पर विचार कर रहा है जिसमें कि ये सजेस्ट किया गया है कि एक सिंगल प्राइवेट कंपनी को बड़ा स्टेक मिलेगा, वो भी इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट से लेकर डेली ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन जो बाकी की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इस ज्वाइंट वेंचर में सप्लायर्स होंगी, वो भी बिना ऑनरशिप के। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को फिलीपींस के साथ और बढ़ा रहा है और अब भारत ने फिलीपींस को प्रचंड हेलीकॉप्टर, AT-AGS गन और MKU बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कही है ताकि ये डील और आकर्षक बन सके। इसके अलावा भारत फिलीपींस को सॉफ्ट लोन का भी ऑफर कर रहा है, वो भी 1.75% इंटरेस्ट रेट पर, जो कि 20 साल की अवधि के लिए होगा और इसमें 5 सालों का ग्रेस पीरियड भी शामिल होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें सामने आई हैं कि हाल ही में जो 400 नई टोड गन सिस्टम के जो शुरुआती प्रपोजल है उसके बाद भारतीय सेना दूसरा 800 यूनिटों का भी ऑर्डर देगी और ये खरीद 307 AT-AGS के साथ होंगी। नई टोड गन सिस्टम 15 टन से कम वजन वाली होंगी। इनकी एक बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होगी और इन्हें भारत के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में तैनात किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अब अपना खुद का एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप तैयार कर लिया है जो कि व्हाट्सएप वाले फीचर्स देगा। भारत एक नहीं बल्कि 2 इसी तरीके के मैसेजिंग ऐप डेवलप कर रहा है। एक का नाम संवाद है जबकि दूसरा का नाम संदेश। दरअसल अब संवाद ऐप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
डीआरडीओ की तरफ से संवाद ऐप को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। संवाद ऐप डीआरडीओ के सिक्योरिटी टेस्ट में पास हो चुका है और इस ऐप को ट्रस्ट एश्योरेंस लेवल मिला है। दरअसल इस ऐप को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स की तरफ से तैयार किया गया है। संवाद ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ऐप का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। साथ ही संवाद में भी यूजर्स व्हाट्सएप की तरह कॉल कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएस अधिग्रहण के लिए अपना सतर्क रुख अपनाया है और हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 एल्बिट सिस्टम हर्मिस 900 स्टारलाइनर यूनिटों को भी शामिल किया। 2 हर्मिस 900 यूनिटों को अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा हैदराबाद में असेंबल किया गया था, जो कि भारत की मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि भारतीय नौसेना इस तथ्य के आधार पर आगे की खरीद में जल्दबाजी नहीं कर रही है। जिन ड्रोन्स को खरीदा गया है उसमें एडवांस सेंसर्स की एक श्रृंखला है। इसके अलावा इसमें एक व्यापक पेलोड सूट भी है। हर्मिस 900 की खरीद के लिए भारतीय नौसेना का दृष्टिकोण MQ-9 पीडिएटर BUS के साथ अपने अनुभव को बढ़ाना है। हर्मिस 900 के लिए 2 साल की मूल्यांकन अवधि काफी महत्वपूर्ण है। ये नौसेना को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में यूएस की क्षमताओं का पूरी तरीके से आकलन करने की अनुमति। हर्मिस 900 के प्रति भारतीय नौसेना के सतर्क दृष्टिकोण से स्थानीय विकल्पों को अभी मैच्योर होने में टाइम लगेगा और भारतीय नौसेना अब हर्मिस 900 यूएस की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी कर रही है। इसीलिए भारतीय नौसेना इन्हें भी अधिग्रहण करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी ने कहा कि अमेरिका से 31 पीडिएटर ड्रोन खरीदने के सभी महत्वपूर्ण सौदों को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दे दी है और अगले कुछ महीनों में इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अनुरोध पत्र अमेरिकी सरकार के पास जा चुका है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा और हमें ये भी उम्मीद है कि शायद कुछ महीनों में अनुबंध पर साइन भी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके विनिर्माण और वितरण के लिए एक प्रमुख समय है, इसीलिए पहला विमान 36 महीनों से पहले नहीं आ पाएगा। भारत और अमेरिका पीडिएटर ड्रोन सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए काफी तेजी से बातचीत कर रहे हैं। इसमें से 31 का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें से 15 भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, जबकि 8 प्रत्येक को भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये सौदा करीबन 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। इसमें ऑपरेशन के लिए आवश्यक हथियार और अन्य उपकरण भी शामिल होंगे। यही नहीं, उन्होंने बताया कि मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और इसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे। वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक जहाज मिलन 2024 अभ्यास के लिए विशाखापत्तनम भी पहुंच चुके हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए 1 दर्जन 30 mm AK-630M क्लोज इन वेपन सिस्टम का ऑर्डर दिया गया है। इन बंदूकों का विनिर्माण कोलकाता में गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपोर के द्वारा किया जाएगा। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक 30 mm की AK-630 CIWS रोटरी कैनन में 6 बैरल है और इसका हाई रेट ऑफ फायर है 4000 से 5000 राउंड पर मिनट और इस सिस्टम को एक इनक्लोज ऑटोमेटिक टरट पर माउंट किया गया है, जो कि रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टो डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ है। इस हथियार का उद्देश्य विमान और हेलीकॉप्टरों से रक्षा करना है और AK-630 भारतीय नौसेना के जहाजों पर एक अत्यंत शक्तिशाली एंटी एयर वेपन सिस्टम होगा। ये प्रणाली जहाजों और छोटे जहाजों, तटीय लक्ष्यों और तैरती माइंस के खिलाफ भी काफी इफेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई है कि भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के इंजन की डिलीवरी में देरी के कारण अगले साल इसके उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तेजस MK-1A को पावर देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 की शुरुआत में अगस्त 2023 से डिलीवरी निर्धारित की गई थी। हालांकि GE की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों का समाधान हो गया है और डिलीवरी इस साल शुरू हो जाएगी। इंजन डिलीवरी में देरी से हर साल 16 तेजस मार्क 1A यूनिटों की जो नियोजित उत्पादन दर है वो प्रभावित हो जाएगी और 2025 तक ये उत्पादन धीमा हो सकता है। और इन सभी बाधाओं के बीच आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 97 और तेजस मार्क 1A वेरिएंट को खरीदने के ऊपर बातचीत शुरू कर दी है। यानी कि इंजन डिलीवरी में देरी कई तरीके की चुनौतियों को पेश करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक बार फिर से जंग की शुरुआत होने वाली है और इस बार ये जंग काफी भयंकर हो सकती है। दोनों देशों के पास घातक हथियार मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि आर्मीनिया भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद कर चुका है और ऐसे में इनका मुकाबला तुर्की से खरीदे गए बैराकटर TB2 और अगेंजी ड्रोन से हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय हथियारों से अजरबैजान इतना डर गया था कि उसने दुनियादारी में ये हल्ला करना शुरू कर दिया था कि भारत इस तरीके के हथियारों को देकर
क्षेत्र में असंतुलन बनाना चाहता है। दरअसल भारत से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल आयात करने के बाद आर्मीनिया ने हैदराबाद स्थित जेन टेक्नोलॉजी से एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीदा है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि आर्मीनिया जानता है कि किस तरीके से अजरबैजान को काउंटर करना है। और आप सब जानते हैं कि बीडीएल के द्वारा बनाई गई जो आकाश है वो दुश्मनों के ड्रोन, उनके फाइटर जेट्स और अन्य जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें खत्म करने में माहिर है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।